Jai Hind aspirants, welcome to official YouTube channel of Edu for Defense. This is Deepak Thakur here. So aspirants, hope so you all are doing good and your preparation for upcoming exams of FCAT, CDS and ND are also going good. So for boosting your examination preparation which you are preparing for the तो हम जो है आपके लिए इस वीक भी आपके लिए वीडियोस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, ट्रिक्स हैं, फॉर्मूलाज हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हम इन सीरीज में कंप्लीट करेंगे, आपको करवाएंगे सो दैट कि आपके साथ साथ में रिवीजन भी होती जाएगी और मे भी आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो यही चीज जो है वो हम आपको यहाँ पे कवर अप करवाएंगे। तो इसके लिए जैसे कि आज जो हम आपके लिए लेकर आए, आपको लास्ट वीक भी हम आपको एवरेज का मैंने आपको कुछ एक टॉपिक करवाया था, एक छोटे से बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए थे। आज जो है हम कुछ ट्रिक्स और साथ में हम 5 क्वेश्चंस करेंगे और ये 5 क्वेश्चंस जो है वो आपने ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में भी देखे होंगे। अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो उन पेपर्स में भी आपको जो है वो ये क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एफकैट और सीडीएस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहो तो ये वीडियो देखने के साथ में आप प्रीवियस ईयर पेपर भी ओपन कर सकते हो सो दैट कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हर बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। देखो अगर हम एवरेज की बात करें तो एफकैट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन, सीडीएस में भी आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट रखो कि एवरेज से आपको आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ चॉइस में रहकर ही कुछ टाइप्स जो है वो क्वेश्चंस की बनती हैं जहां से आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया, अगर आपने इनका कंसेप्ट समझ लिया तो आप एवरेज के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो इजीली कर सकते हो। क्लियर? अब देखो करना क्या है, जैसे कि हम टर्न बाय टर्न 1 बाय 1 जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। आपको अच्छे से वो चीज समझनी है। अगर आपको वो चीज समझ ना आए तो आप कमेंट में जो है वो लिख सकते हो कि सर नेक्स्ट टाइम आप ये चीज क्लियर करवा देना या कुछ भी, तो मैं ऑब्वियसली वो चीज आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो अब देखो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की साइड चलें तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन 16 इनिंग्स इज 36, इन द नेक्स्ट इनिंग ही इज स्कोरिंग 70 रन, व्हाट विल बी हिज न्यू एवरेज। अब आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 16 इनिंग की जो एवरेज है, ठीक है, बैट्समैन की दैट इज 36 एंड इन द नेक्स्ट इनिंग ही इज स्कोरिंग 70 रन, व्हाट विल बी हिज न्यू एवरेज। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व करते तब भी ये हो जाता कि आप 16 इनिंग की एवरेज लेते। ठीक है, आप लिखते कि एवरेज आ जाती 16 और यहाँ पे लिखते x1 प्लस x2 अप टू x16 अपॉन 16 इज इक्वल टू 36। ठीक है, वहां पे आप क्या करते इन द नेक्स्ट इनिंग ही इज स्कोरिंग 70 रन, तो अब यहाँ पे इनिंग्स कितनी होगी, 17 होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप क्वेश्चन इसको कर सकते थे। ठीक है, वो एक लंबा मेथड होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट इसके लिए सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक क्या आ जाती है कि आपने सिंपल यहां पे क्या लगा दिया कि न्यू एवरेज। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आया है, मैं एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं बट सेम एज इट इज इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है एफकैट में भी और सीडीएस में भी। ठीक है, तो न्यू एवरेज क्या आप कर सकते हो डायरेक्ट, देखिए यहां पे भी ट्रिक यहां पे लिखी है कि कौन सी ट्रिक इसमें यूज हुई है। ठीक है, तो न्यू एवरेज किसके इक्वल होती है, जो आपका ओल्ड सम है प्लस न्यू स्कोर अपॉन टोटल इनिंग्स। ठीक है, अब देखो ओल्ड सम का मतलब क्या है कि पहले तो आपको सम निकालना पड़ेगा ना। अब यहां पे आपको बोला है कि नंबर 16 है, एवरेज 36 है, तो सम क्या होता है आपको देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम बाय टोटल नंबर। यहां पे आपको एवरेज भी गिवन है, टोटल नंबर भी गिवन है, तो टोटल सम निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल सम किसके इक्वल आएगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर। यहां पे टोटल नंबर 16 है, एवरेज 36 है, तो टोटल सम भी निकल जाएगा जिसको आप ओल्ड सम बोल सकते हो। ठीक है, दैट इज 16 इंटू 36। 16 इंटू 36 करोगे आपके पास आ जाएगा, है ना। अब यहां पे आपने लिख दिया ओल्ड सम क्या आ गया आपके पास 16 इंटू 36 प्लस न्यू सम कितना है आपके पास, देखो न्यू सम मतलब नेक्स्ट इनिंग में उस बैट्समैन ने स्कोर किए 70 रन, तो अब न्यू सम कितना दिया है आपको 70।
अपॉन टोटल इनिंग। अब टोटल इनिंग देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इनिशियल इनिंग 16 थी बट नेक्स्ट इनिंग यानी कि एक और इनिंग्स आपकी बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 + 1 17। तो सिंपल आपने अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 38, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये वाली ट्रिक, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये शॉर्ट मेथड आप यूज कर सकते हो इस टाइप के फॉर्मूलाज में, इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्लियर? अगर हम अब नेक्स्ट चलें, द एवरेज एज ऑफ 29 स्टूडेंट इज 18 इफ द एज ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द क्लास बिकम्स 18.2, फाइंड द एज ऑफ द टीचर। देखो अब यहाँ पे आपको एवरेज फाइंड आउट नहीं करनी है, यहाँ पे आपको एवरेज गिवन है, आपको यहाँ पे एज ऑफ टीचर यानी कि एक एक्स्ट्रा नंबर जो ऐड हुआ है उसका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, एवरेज एज ऑफ 29 स्टूडेंट इज 18। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो सेम फॉर्मूला अगर वही वाला लगाओगे तो ओल्ड सम क्या हो जाएगा 29 × 18 प्लस, अब बोला कि इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, लेकिन आपको वो एज पता नहीं है तो आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे वो एज कितनी है x, ठीक है। आपने मान लिया कि वो एज है x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब यहाँ पे देखो पहले 29 स्टूडेंट्स थे जिसमें एक टीचर भी ऐड हो गया, तो टोटल नंबर कितने हो गए 29 + 1 30। क्लियर? तो 29 × 18 + x / 30, ये आगे आपका इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एवरेज। जैसे कि आपने न्यू एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा था ना, न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड सम प्लस न्यू स्कोर बाय टोटल इनिंग्स, जो पिछले वाले क्वेश्चन पढ़ा था। सेम वैसे यहाँ पे एज का इसका भी कर सकते हो आप, ठीक है, कि एवरेज एज ऑफ 29 स्टूडेंट इज 18, तो सम क्या बन जाएगा 29 × 18 प्लस जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है उसका सम क्या आ जाएगा, मतलब एज इतनी है मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे, नंबर तो 1 है ना, ये आ जाएगा न्यू सम अपॉन टोटल आ जाएगा 30 विच इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला बन गया ना ये, टोटल सम बाय टोटल इनिंग। अब आपको एवरेज की वैल्यू भी गिवन है, एवरेज की वैल्यू आपको गिवन है 18.2, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 29 × 18 प्लस x अपॉन 30 इज इक्वल टू 18.2। अब क्या करोगे आप, सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इज इक्वल टू 18.2 × 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब आप सॉल्व करोगे x की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 24, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर चले, एवरेज एज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ मॉक टेस्ट बाय 8 बॉयज वाज 50। देखो 8 बॉयज और मार्क्स कितने ऑब्टेन हो रहे हैं, एवरेज मार्क 50 बाय 2 गर्ल वाज 80, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट्स वर। आपको क्या निकालना है, कंबाइंड एवरेज करवाया था जब मैंने पिछली बार आपको बेसिक कंसेप्ट्स करवाए थे, उसमें मैंने आपको एक लास्ट में शॉर्ट फॉर्मूला करवाया था, वेटेज अर्थमेटिक मीन या वेटेज एवरेज या कंबाइंड एवरेज करके, है ना। तो बस वही है यहाँ पे कि आपको बोला कि एवरेज मार्क्स निकालना ऑल द 10 स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, क्या होता है कंबाइंड एवरेज, सिंपल सा ट्रिक, छोटी सी यहाँ पे फॉर्मूला है, छोटा सा ट्रिक यहाँ पे यूज हो जाएगा। कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला n1x1 प्लस n2x2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। तो n1 x1 मतलब ये n1 है, ये x1 है, क्योंकि टोटल कंबाइंड एवरेज क्या होगा, टोटल सम बाय टोटल नंबर, ठीक है। टोटल सम निकल जाएगा 8 × 50 प्लस 2 × 80 अपॉन n1 प्लस n2, यानी कि 8 + 2 10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंबाइंड एवरेज। तो इसको सॉल्व करोगे तो 400 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर कितना आएगा
56, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप एवरेज से, अगर आप बेसिक चीजें भी अगर आप एवरेज में सीख गए तो आप एग्जाम में एवरेज का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। दैट्स माई गारंटी टू यू। ठीक है, एंड दैट्स ऑल्सो माई प्रॉमिस कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है तो आपको भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हमने ये चीजें पढ़ी हैं और हमें ये कंसेप्ट आता है तो हम ऑब्वियसली एग्जाम में जो है वो ये चीज कर लेंगे। ठीक है, उसमें आपको भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं। Average temperature for April, May, June and July month was 40 degree. The average temperature for May, June, July and December was 35 degree. If the temperature in April was 38, then find the temperature in December. देखो यहाँ पे भी आप क्या बोला है, सिंपल चीज है ना। यहाँ पे आपको बोला है कि एवरेज टेम्परेचर जो दिया है इन 4 महीनों का, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का 40 डिग्री है। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे देखो आपको फाइनल आंसर जो निकालना है वो एवरेज नहीं निकालनी है, एवरेज का यूज करके आपने एक सम निकालना है, यानी कि टेम्परेचर इन दिसंबर, ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कि सम ऑफ इनका अप्रैल, मई प्लस जून प्लस जुलाई मंथ का। ठीक है, सम कितना आएगा इनका, 4 महीने हैं, इनकी एवरेज 40 है, तो सम क्या आ जाएगा 4 × 40 दैट इज 160 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ नेक्स्ट मंथ्स, यानी कि मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस दिसंबर, इनका क्या आएगा 4 × 35 दैट इज 140 डिग्री। क्लियर? ठीक है, अब आपको क्या बोला है नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर इन अप्रैल वाज 38 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या चीजें हैं, इक्वेशन बनी ना, एक इक्वेशन मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब इनको आपस में सॉल्व करो। अगर आप इनको आपस में माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो क्या आएगा, देखो मई से मई कैंसिल हो जाएगा, जून जुलाई से जून जुलाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा आपके पास, अप्रैल माइनस दिसंबर इज इक्वल टू 160 माइनस 140 दैट इज 20 डिग्री। तो क्या बन गया ये, अप्रैल माइनस दिसंबर इज इक्वल टू 20 डिग्री। एंड यू हैव गिवन वैल्यू ऑफ अप्रैल, अप्रैल की वैल्यू आपको 38 डिग्री दी है, इट्स ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 38 डिग्री, अप्रैल की जगह आपने लिख दिया 38 डिग्री माइनस दिसंबर इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो दिसंबर का कितना आ जाएगा, इसको इस साइड ले जाओ, तो दिसंबर इज इक्वल टू 38 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखो एवरेज का क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको एवरेज निकालने में पूछी होगी, किसी क्वेश्चन में आपको एवरेज गिवन होगी और आपको सम या कोई वैल्यू निकालने को पूछा होगा। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट आपका सेम ही रहता है, एक ही तरह का कंसेप्ट आपका यूज होता है। क्लियर? सो अब लास्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ईयरली एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी फॉर द फर्स्ट 5 years is 25700 and for the next 2 years is 24900 and the last 5 years is 30300. ठीक है, if the company saved 53,200 during 12 years, the average yearly earnings of the company are, तो आपको क्या निकालना है, एवरेज ईयरली कंपनी की जो है वो आपने ईयरली अर्निंग्स की एवरेज निकालनी है। ठीक है, ये आपको 12 साल की दी है, तो आपको जो है वो 1 साल की निकालनी है। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले टोटल सम निकालना पड़ेगा। तो टोटल सम यहाँ पे किसके इक्वल होगा, टोटल सम आपका किसके इक्वल होगा, आपका ये तो आपको एवरेज दिया ना, ईयरली एक्सपेंडिचर पहले 5 साल कितनी दी है, तो पहले 5 साल का टोटल सम कितना हो जाएगा, 5 × 25700। ठीक है, ये हो जाएगा पहले 5 साल का, प्लस
नेक्स्ट 2 ईयर्स का क्या आएगा 2 इंटू 24900 प्लस नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी कि लास्ट जो 5 ईयर्स है उसका कितना आएगा 5 इंटू 30300। ये क्या हो जाएगा टोटल सम जो एक्सपेंडिचर का है। लेकिन टोटल सम में तो आपकी सेविंग भी आएगी ना, क्योंकि ये तो ये तो खर्चे हैं, सेव इतना किया है, तो टोटल सम क्या आएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा एक्सपेंडिचर कि कितना कंपनी ने मतलब खर्चा किया है, तो वो कितना आएगा आपका। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3,29,800। ठीक है, ये आएगा एक्सपेंडिचर और टोटल सम किसके इक्वल है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के, तो 3,29,800 प्लस और सेव कितना किया था 53,200। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा टोटल सम आएगा। ठीक है, ठीक। अब ये कितना आ गया आपका, ये तो आ गया टोटल सम। आपको क्या निकालना है ईयरली अर्निंग की एवरेज निकालनी है और 12 साल का, ये तो 12 साल का है ना, तो आप क्या करोगे एक साल का क्या जाएगा 1 ईयर का 383,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा 1 ईयर का एवरेज ईयरली अर्निंग। ठीक है, तो कितनी आएगी 31,917 के आसपास, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखो समझोगे अगर चीजों को, मैथ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, लर्निंग द कंसेप्ट्स। ठीक है, रटने वाली चीज नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट को समझा है, ठीक है, अगर आपने चीजों को अच्छे से समझा है, उसको दिमाग में बिठा लिया है, तो कोई भी चीज जो हो मैथ्स में मुश्किल नहीं है। ठीक है, आई एग्री कि हर एक चीज तो किसी को भी नहीं आ सकती, बट वो चीज तो आपको आ सकती है ना जो आपसे मतलब डेली लाइफ से जुड़ी है। यार देखो ये चीजें क्या है, ये आप एक देखा जाए तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, है ना, ये तो जनरल चीजें हैं। अगर आपको किसी अपने घर की ही कोई चीज की कोई मान लो आपको अपने फैमिली इनकम की कोई एवरेज निकालने को बोल दे कि बताओ भाई आपकी फैमिली इनकम में कितनी एवरेज है, पिछले 5 सालों की कितनी एवरेज है, तो ये तो जनरली चीजें हैं ना, ये तो आपको आनी चाहिए। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, वही चीज आपके एग्जाम में आ रही है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर आप चीजों को खुद से रिलेट करके पढ़ोगे, देखो ना बोलते हैं कि मैथ को आप कैसे रिलेट करोगे खुद से। देखो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको इसी तरह से पढ़ाऊंगा, जो हमारे यहाँ पे क्लासेस चलेंगी एनडीए सीडीएस एफकेट में, तो मैथ्स में आपको इसी तरह से पढ़ाऊंगा कि आप चीजों को खुद से रिलेट करके समझोगे उस चीजों को। आपको आगे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, उसमें मैं एग्जाम्पल भी आप ही का ही लूंगा। ठीक है, कि अगर आपके पास मंथली सेविंग्स इतनी है, अगर आपके घर वाले इतने खर्चे भेजते हैं आपको, तो उसमें कितना इंटरेस्ट, अगर आप उसको बैंक में जमा कराते हो तो कितना इंटरेस्ट, तो मतलब वो चीजें इस जस्ट एन एग्जाम्पल कि मतलब इस तरह से मैं आपको चीजें करवाऊंगा कि आप जो है वो उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। क्योंकि जब आप चीजों को अपने से रिलेट करके पढ़ोगे तो वो चीजें आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। क्लियर? अब नेक्स्ट जो लेकर आऊंगा मैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको लेकर आऊंगा, सो दैट कि आपके जो एग्जाम से आने से पहले जो है वो आपका लगभग हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाए। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद एस्पिरेंट्स।